हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 118 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय, जिसमें बीमारू राज के बारे में आज के इस टॉपिक में देखेंगे। आज के इस वीडियो में तो चर्चा में क्यों है, ठीक है। बीमारू राज, तो बीमारी राज किन किन राज्यों को मिला के कहा गया है और बीमारू राज का अर्थ क्या है, ठीक है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि में बीमारू राज्यों की भूमिका क्या है और प्रमुख मुद्दे क्या है, बीमारू के विकल्प क्या है, ठीक है, और आगे की राह क्या है और निष्कर्ष क्या है। तो ये सब आज की इस वीडियो में इन सभी मुद्दों को देखेंगे। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, ठीक है। तो पिछले कुछ दशकों में बीमारू शब्द का प्रयोग प्रायः बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों को संदर्भित करने के लिए किया गया है। आमतौर पर इसका अर्थ इन राज्यों के आर्थिक विकास, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य मामलों में पिछड़ापन है। तो इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, जिससे इस टॉपिक को समझना आसानी हो जाएगा। तो क्या है कि संभावित प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि मूल बीमारू राज्यों में से केवल बिहार और उत्तर प्रदेश ही सकारात्मक विकासात्मक परिवर्तनों से अप्रभावित रहे हैं। आलोचनात्मक रूप से जांच करें और सुझाव दें कि उन्हें विकसित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इसमें मुख्यतः क्या है कि बीमारू राज्य के बीमारू कहलाने के पीछे क्या कारण है और उसके विकास में जो अवरुद्ध है, अगर उस अवरुद्ध को सरकार, जैसे राज्य सरकार या केंद्र सरकार अगर पता कर लेता है तो उस अवरुद्ध को यानी हटाने में, हल करने में और राज्य को विकास के रास्ते में मतलब अग्रसर करने के लिए सरकार के ये पहल बहुत अच्छा होगा। तो देखते हैं कि बीमारू राज का अर्थ क्या है, ठीक है। तो बीमारू एक संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ है BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान और U से यूपी, ठीक है। उसके बाद है अगला कि इन राज्यों के खराब आर्थिक और सामाजिक संकेतों का वर्णन करने के लिए 1980 के दशक में अर्थशास्त्री आशीष बोस द्वारा इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। कब? 1980 के दशक में, ठीक है। उसके बाद है कि इन राज्यों की कम साक्षरता दर, खराब आधारभूत संरचना, उच्च गरीबी दर और औद्योगिकीकरण के निम्न स्तर की विशेषता थी। अगला है कि अर्थशास्त्री ने संक्षिप्त नाम इस तथ्य पर जोर देने के लिए तैयार किया कि इन चार राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति भारत की समग्र GDP वृद्धि को प्रभावित कर रही है। अगला पॉइंट है कि बोस के अनुसार, कौन बोस? यानी जो अर्थशास्त्री थे आशीष बोस, ठीक है। उनके अनुसार क्या है कि ये चार राज्य मुख्य रूप से जनसंख्या विस्फोट के कारण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अन्य विकासात्मक गतिविधियों के मामले में आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। अगला है कि जनसंख्या वृद्धि में बीमारू राज्यों की भूमिका क्या है। तो तत्कालिक बीमारू राज्य, जिनमें वर्ष 2001 में भारत की कुल जनसंख्या का 41% था, वर्ष 2026 में 43.5% होगा। इसके जबरदस्त राजनीतिक निहितार्थ हैं। यानी कह रहा है कि 2001 में जो है पूरे भारत में जितनी जनसंख्या है उसका 41% था, जो 2026 में 43.5% हो जाएगा। यानी टोटल ये चार राज्य मिला करके जो चार राज्य की जनसंख्या है। उसके बाद क्या है कि इससे यह भी पता चलता है कि वर्ष 2021 से 26 के दौरान भारत की जनसंख्या में पूर्ण वृद्धि में बीमारू राज्यों की हिस्सा 50.4% के क्रम में होगा। यानी देश की आधी जो प्रतिशत बढ़ने की आबादी है, ठीक है, यानी जो आबादी के बढ़ने का जो प्रतिशत है वह लगभग 50% सिर्फ ये चार राज्य जो है बीमारू राज्य जो अंतर्गत आता है वो क्या है कि उनके क्रम यानी उनके द्वारा होता है। उसके बाद है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग की 2020 की एक रिपोर्ट, जनसंख्या पर प्रक्षेपण पर तकनीकी समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2011 और 2036 के बीच बीमारू राज्य नए बने 3 राज्यों को छोड़कर यानी भारत में जनसंख्या वृद्धि में 49.1% योगदान देंगे, ठीक है। तो ये है। उसके बाद मुद्दे क्या है, तो मुद्दे देखते हैं कि भारतीय राज्यों में जनसंख्या भी परिसीमन
प्रक्रिया या संसद में उन्हें आवंटित सीटों की संख्या निर्धारित करती है। वर्तमान में सीटें वर्ष 1971 की जनगणना के अनुसार भारतीय जनसंख्या के अनुपात में हैं। उसका अगला पॉइंट है कि राज्यों को परिवार नियोजन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समय देने हेतु इसे वर्ष 2021 तक रोक दिया गया था और अब इसे वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। अगला है कि बार बार दक्षिणी राज्यों ने इस बात पर जोर दिया है कि जनसंख्या के आधार पर सीटों का विभाजन और राज्यों को धन का हस्तांतरण उनके लिए अनुचित है। अगला है कि तमिलनाडु एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित परिवार नियोजन कार्यक्रम को गंभीरता से और सफलतापूर्वक लागू किया है। अगला है कि ये राज्य महिलाओं की साक्षरता, कम संस्थागत प्रसव, ठीक है, एक चिकित्सा संस्था में आदि जैसे संकेतों के मामले में खराब प्रदर्शन करते हैं। हालांकि इन राज्यों की जनसंख्या वृद्धि दर में 1991 से 2001 में 24.99% से 2001 से 2011 में 20.92% की गिरावट आई थी और इसने देश की दशकीय विकास दर को नीचे लाने में मदद की। अगला है कि राजस्थान जो है 61.19 को छोड़कर बिहार में 17.83, मध्य प्रदेश में 7.53 और उत्तर प्रदेश में 3.91 सहित ये सभी राज्य कुल और ग्रामीण सरकारी अस्पतालों प्रति मिलियन लोगों के मामले में राष्ट्रीय औसत 20.74 से नीचे है। उसके अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के वर्ष 2019-20 के हेल्थ इंडेक्स राउंड 4 में भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश उच्चतम से निम्नतम क्रम में है को 19 बड़े राज्यों में से अंतिम 4 स्थानों पर रखा गया है। उसके बाद है कि जनगणना के अनुसार 2001 और 2011 के बीच भारत की साक्षरता दर 8.66% अंक बढ़कर यानी 74.04% हो गई, लेकिन राज्यों में व्यापक भिन्नताएं मौजूद है। उसके बाद है कि बीमारू के विकल्प क्या है। तो कभी कभी बीमारू के रूप में उड़ीसा को भी समूह में शामिल किया जाता है, हालांकि यह जनसंख्या के मामले में उतना बड़ा राज्य नहीं है। वर्ष 2001 में इन 5 राज्यों को शामिल करने के लिए एक अधिकार प्राप्त कार्य समूह EAG की स्थापना की गई थी। अगला है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अगले 10 वर्षों में भारत की सबसे युवा आबादी होगी। अगला है कि भारत की युवा आबादी की उत्पादकता इस बात पर निर्भर करेगी कि ये राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसरों में कैसे सुधार करते हैं। अगला है कि भारत में राज्यों में विभिन्नताएं न केवल साक्षरता और नामांकन में मौजूद है, बल्कि ऐसे कारकों में भी है जो भविष्य में नामांकन और सीखने को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें क्या उदाहरण के लिए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्ष 2005 के विश्व बैंक के इस अध्ययन के अनुसार भारत में साक्षरता को प्रभावित करने वाले कारकों में से एक राज्यों में अलग अलग है। उसके बाद है कि आगे की राह क्या है। तो आर्थिक विकास को बढ़ाना, ठीक है। तो कह रहा है कि बीमारू राज्यों के निवेश, रोजगार सृजन और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के माध्यम से आर्थिक विकास को बढ़ाने पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना और उच्च विकास क्षमता वाले क्षेत्रों में निवेश जैसे उपाय शामिल हो सकते हैं। अगला है कि सामाजिक संकेतों में सुधार। तो उन्हें साक्षरता दर, स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता जैसे सामाजिक संकेतों में सुधार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की बुनियादी ढांचे में निवेश करना तथा गरीबी में कमी एवं सामाजिक समावेश को लक्षित करने वाले कार्यक्रमों को लागू करना शामिल हो सकता है। अगला है कि कृषि उत्पादकता में वृद्धि। तो यह देखते हुए कि बीमारू राज्यों की अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है, कृषि उत्पादकता और दक्षता बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। इसमें सिंचाई और आधुनिक कृषि तकनीकों में निवेश तथा छोटे एवं सीमांत किसानों के लिए समर्थन शामिल हो सकता है। अगला है कि समावेशी विकास का प्रोत्साहन। तो असमानताओं को कम करने और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर
रहने वाले वर्गों के लिए लक्षित किया जाना चाहिए। इसमें लैंगिक समानता, सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने और जाति आधारित भेदभाव जैसे मुद्दों को संबोधित करने के उपाय शामिल हो सकते हैं। अगला है कि प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। तो बीमारू राज्य आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकते हैं। इसमें शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार करने, उद्यमिता तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग शामिल हो सकता है। अगला है कि पर्यटन स्थानीय लोगों के लिए रोजगार लाता है और देश के लिए विदेशी मुद्रा भी। बिहार में आध्यात्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जबकि यूपी को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जा सकता है। निष्कर्ष क्या है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत का अब तक का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम ने इन उच्च फोकस वाले राज्यों में संसाधनों को लागू करना शुरू कर दिया है। अगला है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में योजना को लागू करने के लिए केंद्र और राज्य की सरकारों को स्थानीय सरकारों तथा प्रशासन के साथ मिलकर काम करना चाहिए। अगला है कि कुल मिलाकर जबकि बीमारू राज्यों ने हाल के वर्षों में प्रगति की है, देश भर में अधिक समान विकास प्राप्त करने के लिए मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। तो दोस्तों, इस तरह से यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप यूपीएससी या विभिन्न स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं तो दोस्तों ये आपके लिए, या अगर मैगजीन आप तक नहीं पहुंच पाता है तो आपके लिए वीडियो के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।